जिस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अभियान चलाए जाते हैं, जहां महिला सशक्तिकरण जैसी योजना चलाई जा रही हो, जहां बेटियों की पूजा की जाती हो, जहां बेटियों को मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता हो, भारत सरकार बेटियों की सुरक्षा की गारंटी तक देती है। फिर क्यों आज एक बार फिर से बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठाया जा रहा है। देश भर में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, देश भर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अगर आप इस प्रोटेस्ट, कैंडल मार्च और लोगों के अंदर भरे आक्रोश के पीछे का कारण जानोगे तो यकीनन आपका दिल दहल जाएगा। यह घटना है 9 अगस्त 2024 बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की। 10 अगस्त 2024 हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी मिलती है। बॉडी को देखने से ये साफ साफ पता चल रहा था कि यह एक रेप एंड मर्डर केस है, लेकिन इसके बावजूद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा इस बात को दबाया जाता है और अब तक पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं किया गया था। 10 अगस्त के दिन 11 बजे के आसपास ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स को हॉस्पिटल से एक कॉल जाता है। पेरेंट को उसकी बेटी की तबीयत खराब है का बहाना देकर हॉस्पिटल बुलाया जाता है। पेरेंट के हॉस्पिटल पहुँचने पर उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। लगभग 1 घंटे तक पेरेंट्स को उनकी बेटी को देखने नहीं दिया जाता। 1 घंटे के बाद पेरेंट्स को उनकी बेटी को देखने और केवल एक फोटो लेने की परमिशन दी जाती है, जिसके बाद पेरेंट्स फूट फूट कर रोने लगते हैं। हॉस्पिटल स्टाफ के विरोध करने पर ट्रेनी डॉक्टर के रेप एंड मर्डर घटना के पता चलने के लगभग 14 घंटे बाद FIR दर्ज कराई जाती है। अब तक ये बात चारों तरफ आग की तरफ फैल जाती है। पुलिस सिचुएशन को संभालते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लगभग 1 घंटे तक पोस्टमार्टम चलता है, जिसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो चुका था कि ये कोई सुसाइड या फिर कोई मर्डर केस नहीं है, बल्कि रेप एंड मर्डर केस है। और अब पुलिस के पास एक मेडिकल एविडेंस भी था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पर 16 एक्सटर्नल और 9 इंटरनल इंजरीज पाई गई थी। बॉडी के अंदर 150 ग्राम सीमन भी पाया गया था। अब बॉडी पर पाए गए एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरीज को एक एक करके बताने की हिम्मत मुझ में नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी सिचुएशन को समझ सकते हैं। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में सेमिनार हॉल के बाहर एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिलता है। सेमिनार हॉल में एक भी CCTV कैमरा नहीं लगा था, लेकिन हॉल के बाहर कॉरिडोर में जरूर लगा था। जब कॉरिडोर के CCTV फुटेज को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि कॉरिडोर की लाइट्स ऑन न होने की वजह से फुटेज क्लियर नहीं थी। जब हॉस्पिटल के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से पूछा गया तो पता चला कि सेमिनार हॉल हॉस्पिटल के 3रे फ्लोर पर है, जहाँ लोग बहुत कम आते जाते हैं। हॉस्पिटल की स्टाफ से बात करने पर पता चला कि सेमिनार हॉल का इस्तेमाल डॉक्टर और नर्स आराम करने के लिए किया करते थे। यही बात जब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछा जाता है तो वह ट्रेनी डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि डॉक्टर इतनी रात को सेमिनार हॉल में किस लिए गई थी। पुलिस जब हॉस्पिटल के स्टाफ से और ज्यादा पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ट्रेनी डॉक्टर लगभग 36 घंटे से लगातार काम कर रही थी। उस रात भी वह घर नहीं जाने वाली थी। उसने घर पर फोन करके पहले ही बता दिया था कि आज रात वह घर नहीं आ सकती, क्योंकि आज रात उसकी ड्यूटी हॉस्पिटल में लगी है। स्टाफ ने बताया कि इतने घंटे लगातार काम करने के बाद वह थक गई थी। वह अपने दोस्तों, डॉक्टर्स और नर्स के साथ सेमिनार हॉल में खाना खाने के लिए जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल में ड्यूटी पर लेट नाइट रुकने वालों के लिए एक भी रेस्ट रूम नहीं था। खाना खाने के बाद सभी सेमिनार हॉल से चले जाते हैं, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर थकी होने की वजह से आराम करने के लिए वहीं रुक जाती है। ये आखिरी बार था जब उसे जिंदा देखा गया था। ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह भी पता चलता है कि बॉडी के अंदर 180 ग्राम अनडाइजेस्ट फूड भी मिलता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि डॉक्टर सेमिनार हॉल में खाना खाने के लिए गई थी। लगभग 2 दिन बीत जाते हैं और पुलिस की प्रोग्रेस लगभग ना के बराबर थी। अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ विरोध करते हुए काम पर वापस जाने से मना कर देते हैं। देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट पहले बंगाल और फिर पूरे देश में फैल जाता है। देश भर के डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर और नर्स काम पर जाने से मना कर देते हैं और आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग करते हैं, जिसके बाद प्रिंसिपल इस्तीफा भी दे देते हैं। लेकिन बंगाल सरकार द्वारा इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता, बल्कि प्रिंसिपल संदीप घोष को दूसरे दूर कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट पर नियुक्त कर दिया जाता है। जिसके बाद बंगाल की CM ममता बनर्जी कैंडल मार्च लेकर निकल पड़ती है। आखिर ये कौन सा दोगलापन है? एक तरफ केस से जुड़े लोगों को बचाया जा रहा है और दूसरी तरफ कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। लोगों का आक्रोश तब बढ़ जाता है जब लोग ममता बनर्जी के 2 रूप को देखते हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट केस पुलिस से लेकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI को सौंप देती है और जल्द से जल्द मुख्य आरोपी को पकड़ने का आदेश भी देती है। CBI बिना समय गवाए इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। सेमिनार हॉल के बाहर ब्लूटूथ और CCTV फुटेज की मदद से प्राइम सस्पेक्ट संजय रॉय को गिरफ्तार किया जाता है। इस केस में यह पहली गिरफ्तारी थी। संजय रॉय एक वॉलंटियर था जो पुलिस के लिए काम करता था। संजय अक्सर हॉस्पिटल में आता जाता रहता था। संजय के खिलाफ कुछ पुलिस कंप्लेंट्स भी थे, जिसके मुताबिक संजय अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था, उसे मारा पीटा करता था
और लड़कियों के साथ छेड़खानी की भी कंप्लेन थी। सीबीआई पूछताछ में संजय ने खुद को निर्दोष बताया और ब्लूटूथ को अपना बताने से मना कर दिया। लेकिन सीबीआई ने जब ब्लूटूथ को संजय के फोन से कनेक्ट किया तो ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। इसके बारे में जब संजय से पूछा जाता है तो उसने कहा कि उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई के बहुत पूछने के बाद भी संजय ने कुछ नहीं बताया, जिसके बाद सीबीआई संजय को कोर्ट में पेश करती है सीबीआई केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और संजय झूठ बोल रहा है या फिर सच, ये जानने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग करती है। जब कोर्ट संजय से इस टेस्ट के लिए पूछा तो संजय पहली बार में ही इस टेस्ट के लिए मान जाता है और कहता है कि शायद इस टेस्ट के बाद मैं निर्दोष साबित हो जाऊं, क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने संजय राय और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ साथ 2 और लोगों की लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने के लिए परमिशन देती है और साथ ही प्रोटेस्ट पर बैठे डॉक्टर्स को काम पर वापस लौटने के लिए कहती है। अब टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन झूठा है या फिर कौन सच्चा। प्रशासन और कोर्ट चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आज एक बार फिर से लोगों के अंदर अपनी बहन बेटियों को लेकर डर बैठ चुका है। भारत में आए दिन रेप के बाद मर्डर करने के केस आते रहते हैं और बहुत से केस ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं चलता। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।